दिल्ली my home, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। हेलो, मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से आप सबको नमस्कार। अगर दिल्ली हिंदुस्तान का ताज है तो उसमें जड़े हैं कुछ बेहद ही अनमोल हीरे मोती। तो आइए सलाम करते हैं दिल्ली के एक ऐसे सुल्तान को जिन्होंने दिल्ली के ही नहीं दुनिया भर के लाखों करोड़ों दिलों को छुआ है। इनकी आवाज में जादू है, मिट्टी की खुशबू है, ये दिल से निकलती है और सीधा रूह को छू जाती है। आज के हमारे खास मेहमान मिस्टर कैलाश खेर। कैलाश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिल्ली दिल से। थैंक यू। कहते हैं कि लोग तालीम लेकर गायकी सीखते हैं, लेकिन जिस तरह एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को सिर्फ दूर से देखकर तीरंदाजी सीखी थी, आपने म्यूजिक को सुनकर उसकी तालीम ली। इसके बारे में लोगों को बताइए कैलाश जी। आज जो भी मेरे म्यूजिक से, मेरी पर्सनैलिटी से जो भी रिफ्लेक्ट होता है वो दिल्ली है। कुछ लोग होते हैं पढ़े हुए और कुछ होते हैं गढ़े हुए। तो हमको मेरे दाता ने और दिल्ली ने गढ़ा है। मैंने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, और घर छोड़ा ये जिद से कि मैं क्लासिकल संगीत सीखूंगा। लेकिन उसके बाद आटा तेल और नून तेल लकड़ी इसने फंसा दिया। उसके बाद आज तक संगीत सीख तो मैं कभी पाया नहीं। बस हाँ, ये जरूर है कि अब जो भी है वो अपने आप संगीत बन गया। उस वक्त के दुख, उस वक्त के दर्द, उस वक्त वो सब आपके संगीत का हिस्सा ही बन गए हैं। बस अब वो जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी अब आता है हृदय से, उपजता है, वही अपना संगीत और वही प्रेरणा है। अच्छा, आपके प्रोफेशनल करियर की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? मैंने सुना जिंगल्स से सबसे पहले आपने। हाँ, मैं एक्चुअली म्यूजिक की एल्बम बनाने गया था। जब मेरी आवाज नरेश परेश के साथ में काम कर रहा था तो उनके फ्रेंड्स ने सुननी शुरू की। तो वहाँ पे कुछ कुछ बातें आपस के सर्कल में शुरू हो गई कि मैन, दिस बॉय हैज अ वेरी यूनिक वॉइस, मैन, चेक इट आउट। और इस तरह की जब बातें हुई तो मेरा नंबर सबसे पहले राम संपत के पास गया। अच्छा। उन्होंने फिर हमको एक जिंगल के लिए बुला लिया। तो मैं क्योंकि इतने थपेड़े खा चुका था हालात के, मैंने जब उन्होंने बोला कि जस्ट सिंग समथिंग, तो मैंने समथिंग गा दिया। हाँ। जैसे गाया, ओके डन, और अंदर जो कंट्रोल रूम में सब लोग बोल, क्या आवाज है, किलर मैन, ही इज अ किलर। तो एक किलर विलर सुन के मैंने बोला यार, अभी तो मैं गाना शुरू भी नहीं किया था और अचानक ये बोल रहे हैं वाव मैन, वाव मैन। मुझे लगता है ये भी एक और झटका है। हाँ। क्योंकि झटके इतने लग चुके हैं तो अब तो लगता है कि आदत हो गई है। तो अचानक बाहर आया तो बोलते हैं ओके सेंड योर इनवॉइस। तब मुझे लगा मैन, ये क्या हो गया। हो रहा है। ये तो बहुत ही मजेदार बात है। हाँ। अच्छा, आपका जन्म जो है वो यूपी में हुआ था, लेकिन हाँ, आप फिर दिल्ली आए और फिर दिल्ली से आपका बॉम्बे तक का सफर। ये एक्चुअली क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस से भी शेयर करें, क्योंकि हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जो सफर है। हाँ, ये हुआ कि जन्म तो मेरठ का है, लेकिन मेरठ के पास एक गांव है जहाँ पर शुगर मिल है, हम वहाँ जन्मे हैं। और वहाँ के बाद हम 6 वर्ष की आयु में पिताजी यहाँ शिफ्ट हुए थे दिल्ली। उस वक्त ये हुआ कि म्यूज़िक का कीड़ा तो था, लेकिन छुप छुप के था वो, और बाकी के चीज़ें हम ग्रेजुएट हो गए अपने कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन बाकी चीज़ों में हमारा माइंड अटका रहा कि कामयाब कैसे हों, कुछ काम कैसे करें। उसके बाद ये हुआ कि जब मैं म्यूज़िक के लिए फाइनली गया तो कम कॉन्फिडेंस था ये बोल के कि मेरी आवाज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते थे नो दिस काइंड ऑफ वॉइस डज नॉट वर्क मैन। अल्लाह के बंदे जब मुझे पहली बार गाना मिला तो हैरानी की बात ये हुई कि उन्होंने बोला या वी वांट टू ट्राई दिस सॉन्ग इन योर वॉइस, सो कैन यू कम। आ गए जी, गा लिया। और गाना मुझे नहीं उम्मीद कि ये गाना बाहर आएगा, क्योंकि एक तो ये एक गिटार पे सिर्फ गाना बजा है, वो भी फिल्म का गाना। फिल्म का नाम है वैसा भी होता है पार्ट 2, पार्ट 1 कब बना है। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं चुपचाप। मुझे लग रहा है अरे कुछ नहीं, चुपचाप 10,000 ले निकलो यहाँ से बेटा, ये काम हो चाहे ना हो। अच्छा, हम तो मतलब अब तो पूरा कंट्री जानता है, पूरे देश ने आपका ये गाना सुना हुआ है, लेकिन अब हम अल्लाह की बंदे की बात करें तो 2 लाइनें सुनाई दीजिए जिस तरह आपको याद है आपने तब गाया था। यस। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। क्या बात है। अभी तक वो गाना जब भी मैं सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी आवाज तो मतलब कमाल है इसमें।
अच्छा, बॉलीवुड में तो आपने, हिंदी फिल्मों में तो काफ़ी उसके बाद आपकी मतलब आसमान को छू लिया आपने। इतनी फिल्मों में आपने ना सिर्फ संगीत दिया बल्कि लिरिक्स भी लिखे, कंपोज भी किया। आपके इनमें से कुछ फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं? बहुत बार जब हमने गा लिया गाने, कम से कम 200 फिल्मों में भी ज़्यादा ही गा लिया था, तो शंकर महादेवन हमारे साथ काफ़ी शोज कर रहे थे, ए.आर. रहमान के साथ हम टूर करते थे, तो उनके लिए मैंने कभी गाया नहीं था तब तक। अचानक उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया और बोला कि आप हाई पिच के गाने तो आपसे सब गवाते हैं और मैं आपसे एक लो पिच यानी बेस अच्छा, में बेस में एक गाना गवाना चाहता हूँ। तो मुझे ये सब टेक्निकल टर्म्स कुछ पता होते नहीं है, मैं बस हाँ करके ऐसे एक्ट करता हूँ कि या आई नो एवरीथिंग, ओ या नो प्रॉब्लम्स दिस दैट, तो मतलब सब थोड़ा कवर अप हो जाता है। उसके बाद हम गए स्टूडियो में और मज़े की बात यह है कि एक गाने को 2 गायकों से गवाया जा रहा था। ये गाना था या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर। बहुत खूबसूरत तो गाना। हमने वो गाना गाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद देखा शंकर भाई की आंखें भीग आईं और कुल 20 मिनट में ये गाना हमसे उन्होंने बोला ओके डन। तो मतलब ये सोच के मुझे फिर डाउट हुआ, यार पता नहीं ये रखेंगे या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता बहुत इतनी जल्दी जल्दी भगा दिया। कहाँ। हाँ, उसके बाद जब एंड हुआ गाने का तो मैंने उसमें एक लाइन अपने से गा दी, मतलब स्वयं जो मैं पहले से गाता था। तो वो लाइन ये थी कि न पूछो दर्द मंदों से, हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है कभी कैसी कभी कैसी, हो रब्बा। हमने उस हो रब्बा ओ रब्बा ओ ऐसे हमने एंड कर दिया। तो मुझे नहीं पता था फिल्म की स्टोरी क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, 2 गायक गा रहे हैं, मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन बाद में लगभग 1 साल के बाद पता लगा जी कि वो 2 गायकों का रखा ही नहीं उन्होंने, एक ही गायक हैं और वो हैं कैलाश खेर, और वो भी उन्होंने ऐसा रखा सिंपल सा, जो हमने जैसा गाया था एज इट इज उन्होंने ऐसा रख दिया। तो बोलते हैं बस दैट वाज द सोल एंड दैट इज व्हाई द सॉन्ग इज क्वाइट सबको कनेक्ट करता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कोई ऑफिशियल तालीम नहीं ली किसी से और आपने इतने सारे दिग्गजों का संगीत सुन सुन के अपनी तालीम ली, और फिर आपको एक गाने से दूसरे गाने, जितने भी सोलफुल कॉम्पोजिशंस थे आपको मिलते गए। आप इसका श्रेय किसको देंगे, ये जो सोल है जो आप अपने गानों में डालते हैं? सबसे पहले मैंने बताया हमारे माता पिता जहाँ से संस्कार मिले, विचार मिले, जहाँ से ये फिलोसॉफिकल अपब्रिंगिंग मिली, सोच समझ मिली। उसके बाद मैंने बताया क्षेत्र। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, आज भी मैं ये ज़रूर पूछता हूँ आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के वृक्ष हैं, किस ज़मीन पर आप उगे हुए पेड़ हैं। तो उससे पता लगता है कि ज़मीन का भी अपना एक असर होता है। तो क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग दिल्ली की है, मेरी सांसें दिल्ली में हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ जुड़ी होती हैं और दिल्ली का अपना एक इतिहास है, बहुत ही पौराणिक इतिहास है। दिल्ली में प्रेम और संतत्व, इन दोनों का बहुत बड़ा गढ़ है। यदि आप हमारे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स भी देखें तो वो ज़्यादातर प्रेम का सूचक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। ये संतों की भी नगरी उतनी ही बड़ी रही। तो जैसे दरगाहें, मंदिर और पौराणिक बहुत सारी गाथाओं वाली जगहें और पूरा इतिहास ही दिल्ली का निराला है। तो ऐसी जगह पे आपकी अपब्रिंगिंग होना, ऐसी जगह पे आपका होना, यही बहुत बड़ा मैं मानता हूँ भाग्य है, क्योंकि फिर आपके अंदर बहुत सारी अनुभवों का जो पोषण होता है ना, वो दिखने लगता है। और आपने आप तो मतलब दुनिया भर में कुछ 800 कॉन्सर्ट से ज़्यादा भी कर लिए हैं आप अपने बैंड कैलासा के साथ। तो जब आप दिल्ली में आके वापस परफॉर्म करते हैं, अब तो खूबसूरत ओपन एयर वेन्यूज़ हैं और कितने स्टेडियम्स हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? मैं आपको बताऊं, थोड़ा लगेगा जैसे बड़ा इमोशनली बायस होके बात कर रहा हूं, लेकिन हमसे वॉशिंगटन में किसी ने पूछा व्हाट इज़ द बेस्ट ऑडियंस यू गॉट सो फार, तो मैंने ऑनेस्टली उनको बोला कि द बेस्ट ऑडियंस इज़ इन दिल्ली। मैंने तब उनको बताया कि दिल्ली में सचमुच में लोग इन्जॉय करते हैं म्यूज़िक को, और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप एलीट क्राउड में भी गा रहे हैं तो वो बस ऐसे टाई कस के और ऐसे बैठे हों और ना हंसे ना हंसने दें, ऐसी कसम खा के बैठे हों, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप उनको प्रोवोक करो हल्का सा, और अगर आपके काम में दम है, आपकी म्यूजिक में दम है,
तो थोड़ी देर के बाद टाई ढीली हो जाती हैं और सब बल्ले बल्ले करने लगते हैं। इनका दैट इज द स्पिरिट इन दिल्ली। यस, तो आपको अलग ही मजा आता है। हाँ, जो पूरी दुनिया में कहीं है नहीं। बिल्कुल। बाकी दुनिया में ज्यादातर थोड़ा संकुचाते हुए लोग होते हैं, यार नाइस म्यूजिक भाई नाइस है तो हिल ना। चलिए कैलाश जी, अब दिल्ली और उसके विकास के बारे थोड़ी बातें करते हैं। आप युवा पीढ़ी से काफी करीब से जुड़े हुए हैं, आप उन पे काफी इन्फ्लुएंस भी ढाते हैं, आपसे इतने लोग मिलते होंगे हमारी युवा पीढ़ी से, वो दिल्ली के बारे में क्या कहते हैं? दिल्ली जो है ना जी, बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है पहले युवाओं के लिए। और मैं इसलिए बता पाता हूँ, मैं हूँ तो दिल्ली का मिनी, लेकिन घूमता हूँ विश्व में, और भारत के भी बहुत सारे आंतरिक अंचलों में हम जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही इंटीरियर में हम शो करने गए थे, सुबनसिरी अच्छा जगह थी। तो मैं जिनसे भी वहाँ मिला, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सब दिल्ली में या तो पढ़ रहे हैं, सबकी अगली जनरेशन। मैंने उनसे एक बात पूछी कि मैं मुंबई में रहता हूँ, आप लोग मुंबई में आते हो क्या पढ़ाई करने? कि नहीं सर, एजुकेशन का जो असली मज़ा है वो दिल्ली में है। तो मुझे एक तो ये नई बात पता लगी। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, जो हमारी रूटेड कल्चर की चीज़ें हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब यहाँ पर है दिल्ली में। तो ये सब चीज़ें यूथ को बहुत आकर्षित करती है। और दिल्ली से जुड़ी हुई चीज़ें जब वो आपको बताते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ, तो इसलिए मैंने बदलती हुई दिल्ली देखी है। और बदलती हुई दिल्ली देखी है तो ऐसा है जैसे आप घर को बदलते हुए देख रहे हो अपने। जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बदलाव हुए हैं वो कमेंडेबल हैं, और वो इतने कमेंडेबल हैं कि उसके लिए बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे शोर शराबे, बहुत सारी मुश्किलें आई। लेकिन जो अडिग होकर जो भी यहाँ के व्यवस्थापकों ने बदलाव लाए हैं, जो भी यहाँ के उस वक़्त के सरकार और उस वक़्त की जो संचालक उन चीज़ों के हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ। उन्होंने जो अडिग होकर निर्णय लिए वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज जो दिल्ली है वो 10 साल पहले की दिल्ली से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वी आर एट पार नाउ विद एनी ऑफ इंटरनेशनल सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि चीज़ें बदली हैं और उस बदलाव के हम साक्षी हैं। और वो बहुत ही बड़ी बात हुई है। यहाँ पर इलीगल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, उनमें लगभग 900 कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया है यहाँ की सरकार ने। यानी उसका मतलब ये होता है कि जो जीवन हम डर डर के जी रहे थे, उन सबको एक प्यारा सा जीवन देने के लिए यहाँ की जो व्यवस्थापकों ने ये एक नयापन किया कि उनको रेगुलराइज कर दिया कि ठीक है, आपको बिजली, पानी और आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको हम सुकून से दे देते हैं, तब जबकि ये बहुत काम मुश्किल है। और जो अगली चीज़ें हैं जो हमने ये भी नोटिस किया कि उस वक्त यहाँ सीलिंग हुई थी, क्योंकि बदलाव लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे आपको अंकुश लगाना पड़ेगा ना। तो उन इलीगल चीज़ों को, इलीगल जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती थी रेजिडेंशियल एरियाज़ में, छोटी छोटे फैक्ट्रीज थी या कुटीर उद्योग थे, उनको उन्होंने दूसरी जगह बसाया और वो सब क्लीनिंग ड्राइव एक तरह की चली। तब आज की जो दिल्ली दिख रही है वो अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तो उनको लगता है वाओ मैन, वी शुड लिव हियर नाउ। अच्छा जीवन देना ही यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर आपका जीवन स्तर सुधर जाए तो आप डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ उस रेस में आप आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज लाइफस्टाइल ओनली, द बेसिक्स ओनली अगर आपके टेक केयर हो जाएं तो उतने में ही बहुत बड़ा बदलाव का आप नींव रख रहे हैं। और ये हो रहा है, क्योंकि अब तो ये दिल्ली, अब तो वो एक हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी तो सब कुछ दिख रहा है कि इतना बदलता हुआ स्वरूप दिल्ली का दिख गया, लाइफस्टाइल बदल गया, लोगों की आय के स्रोत बढ़े हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आय के स्रोत बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। जो लोग साइकिल चलाते थे एक जनरेशन में, वो अब गाड़ी वो अब उनके पास 3-3 गाड़ियां हैं। तो ये जो है, ये एक जो आर्थिक ग्रोथ जिसको हम बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ही बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ा है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ लाइफस्टाइल में थोड़ा क्लास ऐड हुई है। तो दिल्ली बदल रही है। दिल्ली का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बदल रहा, दिल्ली के लोगों की सोच भी बदल रही है। यहाँ पे जो दूर दराज से लोग आते हैं
और दिल्ली का आकर्षण इतना बड़ा है, तो उनमें भी बहुत सारे अडेप्ट करने की एक ताकत बढ़ी है। क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द वो लोग देखते हैं कि आप कूड़ा सड़क पे नहीं गिरा रहे हैं, जो डस्टबिन आपको 10 कदम चल के दिख रहा है आप वहाँ गिरा रहे हैं, तो लोगों में वो सीख स्वयं ही वो बढ़ रही है। बिल्कुल, और अगर लोगों की सोच में फर्क आ गया तो फिर आधा काम तो हमने जीत ही लिया। हाँ, फिर आधा क्या, मुझे लगता है फिर तो ऑलमोस्ट सारा काम हो ही गया। वैसे कैलाशी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सोशल सेक्टर में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। इनफैक्ट दिल्ली का 65% बजट जो है वो सोशल सेक्टर के लिए ही है। Isn't that amazing? हमारे यहाँ पर तरक्की हो रही है बहुत, लेकिन उन तरक्कियों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ लीजिए नज़रअंदाज की हुई थी, और उनमें यदि सरकारों का ध्यान जाएगा, और उसमें यदि ऐसी बात जो आप बता रहे हैं 65% यानी 65% यदि हम सोशल कोजेस पे, जो कि हर अच्छे कंट्रीज़ में, हर अच्छे शहर में और हर अच्छी जगहों में ये चीज़ें जो होती हैं लागू, वहाँ जीवन स्तर सुधरता है। तो अगर ये होगा तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। मतलब दिल्ली सही में अब तो बल्ले बल्ले राह पे है, बल्ले बल्ले की बात हो रही है। हाँ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हाल ही में दिल्ली में हुए थे, जिसकी वजह से इतना सारा सुधार इतनी जल्दी आया, उसके लिए भी आपने एक गाना कंपोज किया था कि नहीं? हाँ, हमने गाना कंपोज किया था, और उस गाने की विशेषता ये हुई कि वो गाना हमने दिल्ली सरकार को गिफ्ट किया। और जब दिल्ली सरकार का हम एक शो कर रहे थे यहाँ पर कुतुब मीनार की जो प्रेमिसेस में, कुतुब फेस्टिवल के दौरान, तो उस वक्त मिनी वो गाना यहाँ की मुख्यमंत्री साहिबा ने सुना, तो उनको ये गाना गलती से पसंद आ गया। तो जब उन्होंने तारीफ की तो मैंने उनसे एक निवेदन भी कर दिया कि गाना तो हम आपको दे रहे हैं सरकार को, लेकिन ये गाना सुनने को तो मिले दुनिया को। तो उन्होंने बोला बताइए क्या करना है। उनका जी क्लोजिंग सेरेमनी में हम गा ही रहे हैं, तो आप इस गाने को वहाँ बजवाइए। इमोशनल गाना है, और गाना होना ही अपने आप में, वो भी दिल्ली का। और उसमें बात हमने ये कही है कि जो हम महसूस कर रहे हैं, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, और मैं अपनी माँ के बारे में अगर कुछ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या सोचूंगा, वही वाली बात मैंने दिल्ली के लिए की थी। तो उस वक्त शीला जी थी, वो बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम उनसे अभी बात करते हैं। उन्होंने बात की, वो गाना फिर क्लोजिंग सेरेमनी में हमने गाया। तो भाई उस सॉन्ग से कुछ तो गुनगुनाइए, तो खास दिल्ली के लिए लिखा गया है। हाँ, हमने वो गाना लिखा था, रंग बिरंगी नई नवेली, धुली धुली सी सजी सजी दिल्ली, यारों जश्न मनाओ मेरे संग नाचो गाओ, यारों जश्न मनाओ मेरे संग नाचो गाओ, है स्वागत को तैयार है दिल्ली धूम मचा जाओ, स्वागत को तैयार है दिल्ली धूम मचा जाओ, यारों जश्न मनाओ मेरे संग नाचो गाओ, यारों जश्न मनाओ मेरे संग नाचो गाओ। क्या बात है, इससे तो जोश और जुनून जो है दिल्ली के बारे में पूरी रगों में दौड़ने लगता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग कितना पागल हो गए थे इस गाने को सुन के। वेरी टचिंग एज वेल। जब आप दिल्ली में होते हैं आप, या फिर जब आप यहाँ रहते थे, तो आप मौज मस्ती के लिए क्या करते थे दिल्ली में, कहाँ जाते थे? जो मेरे अड्डे थे वो तो मंडी हाउस के इर्द गिर्द घूमते थे। वहाँ एक आंटी हैं त्रिवेणी कला संगम में, वहाँ पर हम पराठे खाते थे। मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो जो भी मेरे दोस्त होते थे उनको मैं एक दो गाने सुना देता था, और इस लायक कर देता, उनका दिल पसीज जाता था कि वो कई बार वो नहीं भी उनको भूख लगी, मैं उनको लेके जाता था और पे वो कर देते थे। तो मतलब सिचुएशंस ऐसी होती थी। एक तो वो बहुत हमको याद है, श्री राम सेंटर जो है, जो जहाँ पे थिएटर होते थे, उसके बाहर एक चाय वाला था, उसकी हम चाय बहुत पीते थे। हाँ। वो मेरे उस वक्त के अड्डे थे जब हमारा स्ट्रगलिंग वो था। जब थोड़ा हम पेज 3 हल्के से होने शुरू हुए, तब हम पंडारा रोड वगैरह जाने लगे शाम को। और अब जबकि अब भारी पेज 3 हैं, अब कहाँ जाते हैं? अब हमको टाइम नहीं मिलता। पर तब की दिल्ली और अब की दिल्ली का मजा अलग ही है ना। दिल्ली को आपने वैसे भी देखा है और ऐसे भी देखा है। हाँ, मतलब मुझे एक्चुअली वो सड़क छाप होना दिल्ली में वो भी बहुत प्यारा लगता है, और मतलब सड़क के ऊपर ग्लेयर्स शाइन करते हुए फैंसी कार से उतरना भी बहुत अच्छा लगता है। तो राइट, सब चीजें बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक वाक्य या एक शब्द में पूछूं कि आप दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा, दिल्ली मेरी माँ है और मैं दिल्ली का पुत्र हूँ, और माँ दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे बड़ा धर्म है। उसको शब्दों में परिभाषित कभी किया नहीं जा सकता।
इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। अगर आपको दिल्ली के बारे में कुछ बदलना होता तो आप क्या कहते? मैं एक्चुअली अगर कुछ बदलना चाहूँ तो दिल्ली में रहने वालों की सोच में विमेन के लिए, नारी के लिए सच्चा रिस्पेक्ट लाना चाहता हूँ, और वो आपके अंदर से आएगा, बिकॉज रिस्पेक्ट कैन नॉट बी इंजेक्टेड। ये आपके संस्कारों में, आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी सोच में पैदा होता है। दूसरे, यहाँ पर जो हर इंसान के अंदर एक परमात्मा ने एक अकड़ दी है, स्वजात अकड़। सड़क पे अगर चलेंगे तो अब मेरी है बस सड़क, तो वो एक एटीट्यूड थोड़ा बदले, ताकि अतिथि देवो भवा का जो एक नारा हम लोगों का है वो सचमुच लगे कि हाँ, पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड यू नो वेरी काइंड फॉर अदर्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम है हमारे दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली के लिए भी। जाते जाते कैलाश जी, एक गाना हमें ऐसा सुनाइए जो आपके दिल के सबसे करीब है। एक ये गाना है मेरी एल्बम का सबसे पहला गाना। इस गाने का जन्म दिल्ली में हुआ है। सरहदों की जुगलबंदी नाम का ये शो हुआ था, वहाँ पर तेरी दीवानी हमने पहली बार पृथ्वी पर, विचार आया, गाते गए, गाना बनता गया वहीं पर। तो इसलिए, और लोग इतने झूम रहे थे। तेरी दीवानी जो है वो इम्प्रॉम्प्टू कॉन्सर्ट में बना, इसी कॉन्सर्ट पे क्या बना। बात है। एंड नरेश परेश डिडंट इवन नो, so they were just following wherever, whichever note I was touching, they were following the chords there. ऐसा माहौल बन गया कि people you know was connected to the song so much that they were almost singing along. और उस वक्त ये गाने के थोड़े बोल भी डिफरेंट थे। अच्छा, तो हम उसी फॉर्म में सुनेंगे आपसे। तो उस वक्त के गाने के बोल ये थे कि प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, हरियरी सखी मैं कासे कहूं, मेरे हृदय उठे उड़ारी, प्रेम पियाला भर भर पीऊं, हारी मैं दिल हारी। ये वाले बोल थे। क्या पहले बात है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। ओह माय गॉड, इससे खूबसूरत पल हो ही नहीं सकता, और हम चाहते कि शो चलता जाए, आप गाते जाएं इसी तरह। अनफॉर्चुनेटली अब हमारी और आपकी मुलाकात का यही अंत है। बट कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने दिल्ली के बारे में इतनी खूबसूरत चीज़ें की, अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करी, एंड आई एम श्योर आप 800 क्या 8000 कॉन्सर्ट्स करेंगे। थैंक यू सो मच। वेल, सुरों के सरताज, द किंग ऑफ सोल कैलाश खेर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और दिल से हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आपने भी इस बातचीत का मज़ा उठाया होगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी दिल्ली के दिल के करीब एक और हस्ती के साथ। तब तक के लिए मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हमें कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम, सलामत रहे तू, रोशन रहे है सब